सभी को नमस्कार। एक बार पुनः सरस्वती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने संसद के 2 सदन होते हैं उसमें लोकसभा का अध्ययन किया था, आज हम संसद के दूसरे सदन संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा का संगठन क्या होता है, इसके कितने सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये सारी बातें इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि यह संसद का दूसरा सदन है, नंबर 1। उसके बाद में इसको उच्च सदन भी कहते हैं, फिर इसको स्थायी सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं। ये सारी सदन के बारे में जानकारी है। राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा, कल आपको बताया था कि लोकसभा 5 साल के बाद में या 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। पहले वो विभिन्न परिस्थितियों में भंग होगी, लेकिन उसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। अब हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो है सदस्य संख्या और इसकी निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा की सदस्य संख्या और इसकी निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा की सदस्य संख्या एवं इसकी निर्वाचन प्रणाली। आज हम अब पढ़ेंगे राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है और इसकी निर्वाचन प्रणाली क्या है। सदस्य संख्या और इसकी निर्वाचन प्रणाली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। ये ध्यान देने की बात है। राज्यसभा की सदस्य संख्या, इसकी निर्वाचन प्रणाली हम पढ़ रहे हैं। अधिकतम सदस्य संख्या इसकी 250 हो सकती है और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। अब हम देखेंगे कि जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, कल आपको बताया था, उनका नाम है एंग्लो इंडियंस, जिनको आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक वैसे ही राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि वो कौन लोग होते हैं, वो कौन
लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अब हम इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि वो लोग कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, एवं खेल इत्यादि में राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत देखिए, ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। बहुत बार परीक्षा में ये चीज पूछी जाती है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो कौन से लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो देखिए, सबसे पहले कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल इत्यादि में राष्ट्रपति की नजरों में जो व्यक्ति पारंगत होते हैं या कुशल होते हैं या इन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं और देश के लिए अच्छी सेवाएं इन विभिन्न क्षेत्रों में दी हैं, उन्होंने देश के लिए इन क्षेत्रों में नाम कमाया हो, इन सारे लोग, इन ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करने की पर रखता है, मनोनीत करने की शक्ति रखता है। तो ये तो हो गई इसकी सदस्य संख्या। मैं आपको एक बात पुनः बता देता हूँ। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। ये दूसरा सदन है। राज्यसभा में संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में वो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। वो कौन लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? तो वो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल इत्यादि में राष्ट्रपति की नजरों में जो पारंगत व्यक्ति होते हैं उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा में इन सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, इनका चुनाव कैसे होता है। इनकी निर्वाचन पद्धति कैसे इनका चुनाव होता है। एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे लोकसभा में वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का मतदान करके चुनाव होता था, उस तरीके से इसकी चुनाव पद्धति नहीं है। इसकी चुनाव पद्धति थोड़ी अलग है, थोड़ी भिन्न है, जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इनके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या पद्धति के अनुसार होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। ध्यान देने की बात है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट कहते हैं। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पे इन सारे सदस्यों की सीटें निर्धारित होती हैं। जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रत्येक 10 लाख की संख्या पे एक व्यक्ति जो है उसको चुना जाता है, जिसको राज्यसभा में भेजा जाता है। सीधे डायरेक्ट जनता इनके चुनाव में भाग नहीं लेती।
ठीक है। इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। ये इसकी निर्वाचन पद्धति है। क्योंकि 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, इस चीज को ध्यान में रखना ही जरूरी है। इसके बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आगे की कक्षाओं में आप पढ़ोगे, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के आधार पे आपका जो सिलेबस है उसके आधार पे आपको इसी चीज को ध्यान रखना है कि व्हाट इज द इलेक्शन मेथड ऑफ राज्यसभा कैंडिडेट्स, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है। ये इनकी निर्वाचन पद्धति है। उसके बाद में हम अगला बिंदु हमारा है राज्यसभा का। अगला बिंदु हमारा इसके सदस्यों का कार्यकाल। देखिए यहां ध्यान देने की बात है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको 5 वर्ष बताया था, इसमें थोड़ा सा तब्दीली है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। और इतने ही सदस्य वापस चुनकर आ जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में, यानी राज्यसभा की जितनी संख्या होती है उसका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आप ये मान करके चलो कि उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाता है और इतने ही सदस्य वापस चुन करके राज्यसभा में आ जाते हैं। इसी वजह से ये सदन कभी भंग नहीं होता और इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। आप मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनेंगे कि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि प्रत्येक 5 साल बाद में चुनाव हो जाते हैं और दोबारा से एक नई सरकार की रचना हो जाती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन इसी वजह से है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही सदस्य, मतलब 1/3 सदस्य जितने सेवानिवृत्त हुए इतने ही सदस्य वापस चुन करके आ जाते हैं। इसलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता और इसको स्थायी सदन कहते हैं। अगला बिंदु हमारा राज्यसभा को लेकर के, राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, देखिए पदाधिकारियों में भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, ध्यान देने की बात है। राज्य सभा का पदेन सभापति होता है और एक उपाध्यक्ष, वे लोग मतलब राज्यसभा के सदस्य, वे लोग अपने में से चुनते। ध्यान देने योग्य बात है, राज्यसभा के जो पदाधिकारी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है
कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है और एक उपाध्यक्ष वे लोग अपने में से ही चुनते हैं। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक वैसे अंतर इसमें इतना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और एक उपाध्यक्ष वो लोग अपने में से ही चुनते हैं, ये इसके पदाधिकारी हैं। उसके बाद में इसके सदस्यों की योग्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। योग्यता तो योग्यता में मैं आपको बता दूं, सारी की सारी चीजें सेम हैं। जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य की होती हैं, वही राज्यसभा सदस्य की होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और इनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जो योग्यताएं लोकसभा सदस्यों की होती हैं, वही राज्यसभा सदस्यों की होती हैं। देखिए, योग्यताओं में अंतर सिर्फ इतना है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप मेरी बात को विशेष ध्यान से देखेंगे। लोकसभा में 25 वर्ष आयु होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, या 25 वर्ष से अधिक, तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राज्यसभा में यह आयु 25 की जगह 30 वर्ष है और राज्यसभा में यह आयु 25 की जगह 30 वर्ष है। दूसरी बात, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये दो चीजें हमको हटानी है। जब भी योग्यता की बात आए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे योग्यताओं में कल मैंने आपको बताया था, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष की हो। मैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात कर रहा हूँ। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष की हो, वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो और वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित किया गया नहीं हो। इसमें सबसे अब अपने को बदलाव क्या करना है, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे राज्यसभा के लिए भी वही बातें हैं, वह भारत का नागरिक हो। अब बात आती है आयु की, तो लोकसभा में 25 वर्ष थी वो, तो हम यहाँ ये कर देंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं उनके सदस्यों के कार्यकाल की, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया था। ठीक वैसे ही हम थोड़ा सा बदलाव यहाँ कर देंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सारी की सारी योग्यताएं ठीक है जितनी हैं जो लोकसभा की हैं वही राज्यसभा की हैं। बस सिर्फ आयु का और कार्यकाल का ध्यान रखना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी है और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु 30 वर्ष की होनी जरूरी है। ये थी योग्यता का छोटा सा पार्ट है राज्यसभा का। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये मैंने आपको कल भी बताई थी कि
संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली सदन है, ज़्यादा ताकतवर सदन है, और राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं, राज्यसभा के पास शक्तियाँ कम हैं। लेकिन फिर भी दोनों सदनों का होना अपरिहार्य माना जाता है, जरूरी माना जाता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि सरकार अविश्वास के घेरे में हो, या सरकार का चलना संभव नहीं हो, या सदन में उसका विश्वास उठ गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में कल मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श करके लोकसभा को 5 साल पहले भी भंग कर देता है। तो जब वो भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार के कार्यकाल को संभालने के लिए या सरकार के रूपरेखा को संभालने के लिए राज्यसभा सदन काम आता है, इसलिए इसकी उपयोगिता है। और दोनों सदनों के योग से संसद बनती है। ये दोनों सदन कहलाते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, संसद का दूसरा सदन है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि संसद के अंग 3 हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसके बाद में मैं राज्यसभा का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम कंप्लीट रूप से संसद के बारे में बात करेंगे कि संसद की शक्तियाँ क्या है। संसद की शक्तियाँ, संसद की शक्तियाँ क्या है। तो आज मैं पॉइंट वाइज लिख करके बता देता हूँ कि कितनी शक्तियाँ हैं संसद की। सबसे पहले है विधायी शक्ति। आज आप इतना ही देखेंगे कि ये शक्तियों के पॉइंट आपको ध्यान रहे। विधायी शक्ति। नंबर 2 वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। नंबर 3 संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति। उसके बाद में नंबर 4 प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। उसके बाद में नंबर 5 निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। और उसके बाद नंबर 6 विविध शक्ति। विविध देखिए ये 6 बिंदु हैं। चूंकि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो, इसलिए कोई भी जब बड़ा क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो उसके उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, उस वर्णात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए आपको उस प्रश्न के टॉपिक जो है, जैसे मान लीजिए संसद की शक्तियाँ, तो जितने भी पॉइंट्स जो होते हैं, जो बिंदु जो होते हैं, उनका ध्यान रखना और प्रत्येक बिंदु को याद रखना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बड़े प्रश्न को देख करके बिना बिंदु का सहारा लिए, बिना पॉइंटों का सहारा लिए, वो सारी की सारी बातें एक पैराग्राफ टाइप में कॉपी में लिख देते हैं, जो एक उपयुक्त तरीका नहीं है उत्तर देने का। उत्तर देने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जैसे संसद में पूछा जाए संसद की शक्तियाँ क्या है। परीक्षा में मान लीजिए ये प्रश्न 7 अंक का आ जाता है कि संसद की शक्तियाँ क्या है, तो हमें संसद की पावर के प्रत्येक बिंदु के बारे में ध्यान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले विधायी शक्ति, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है। उसके बाद में वित्तीय शक्ति, कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर है। संविधान में संशोधन की शक्ति, संसद के सदन संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन है, उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद में प्रशासनिक शक्ति, क्या क्या संसद की प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद में निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन से संबंधित शक्तियाँ क्या हैं। और उसके बाद में है विविध शक्तियाँ, यानी इन 5 के अलावा ये 5 कार्य तो संसद करती ही करती है, विधायी, वित्तीय, संविधान में संशोधन, प्रशासनिक और निर्वाचन। इसके अलावा और संसद क्या क्या करती है, वो सारी की सारी पावर विविध शक्तियों में आती है। तो आज के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि
कि ये 6 के 6 बिंदु आपके याद हों और इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग, इन बिंदुओं के अनुसार संसद क्या क्या करती है वो आपको आगे की कक्षा में बताएंगे। और अगर आप इस तरीके से पॉइंटों में उत्तर देंगे या पॉइंट याद करके उत्तर देंगे, प्रत्येक बिंदु को लिखेंगे, तो आपका उत्तर आसान भी हो जाएगा, आपको लिखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके शब्द सीमा जो है उत्तर की, बड़े प्रश्न की, वो भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने क्लास को शांति से देखा होगा या पढ़ेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।